बुलेटिन का आगाज इस खबर के साथ कि रजाकाराना वतन वापसी की डेडलाइन खत्म। गैर कानूनी मुकीम अफराद के गिर्द घेरा तंग। कराची में गैर कानूनी मुकीम अफगानियों की शामत। मजीद 34 अफराद को होल्डिंग सेंटर पहुंचा दिया गया। क्वाइफ चेक किए जाएंगे। अब तक मजमूई तौर पर 40 से ज्यादा अफराद को होल्डिंग सेंटर पहुंचाया जाएगा। हाजी कैंप में आर्जी रिलीफ सेंटर भी कायम है। जी हाँ, इसी पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे शाहरुख शाह, जो इस वक्त हाजी कैंप पर मौजूद हैं। शाहरुख, बताइएगा तमाम तर तफसीलात के हवाले से क्या मनाज़िर देख रहे हैं आप इस वक्त? जी बिल्कुल, देखिए इस वक्त मैं आपको रिपोर्ट कर रहा हूँ हाजी कैंप के अकब में कायम अमीन हाउस है और ये पहला जो है वो होल्डिंग सेंटर है जो कि हुकूमत ने जो है वो कायम किया गया है जिसमें जो डीसी किमाड़ी है ये उनके अंडर जो है वो सुपरविज़न है और इस वक्त तमाम जो अमला है वो उनके अंडर जो है वो इस वक्त काम कर रहा है। अगर मैं बात करूँ जो गैर कानूनी मुकीम अफराद हैं जो कि कई सालों से कराची में जो है वो रिहाइश पजीर थे, उनके ख़िलाफ़ जो है वो क्रैकडाउन का फैसला किया गया है। 31 अक्टूबर जो है वो डेडलाइन थी कि उसके पहले 31 अक्टूबर से पहले जो है वो रज़ाकाराना तौर पे जो है वो वापस अपने मुल्क जो है वो चले जाएं। पहली तारीख से जो है वो उनके ऊपर क्रैकडाउन किया जाएगा। ये कई बार जो है वो कहा गया हुकूमत की जानिब से, मगर आज जो है वो पहला रोज़ है और कार्रवाइयों का सिलसिला जो है वो तेज़ कर दिया गया है। कराची के मुख्तलिफ अजला की अगर मैं बात करूँ तो कराची के मुख्तलिफ अजला में सुराब गोड और औरंगी टाउन समेत दीगर इलाकों में जो है वो कार्रवाई की गई है और कार्रवाई में जो है वो जो गैर कानूनी मुकीम अफराद थे उनको जो है वो मशकूक जो है वो शुबे में लाया गया है और यहाँ पे ला के उनको जो है वो यहाँ पे जो है वो अंदर जो है वो दाखिल किया गया है, जहाँ पे उनका जो है वो नादरा से वेरिफिकेशन का अमल जो है वो इस वक्त जारी है, जबकि FIA भी जो है वो तमाम तर जो है वो दस्तावेज़ात जो है वो चेक कर रही है, जबकि स्पेशल ब्रांच का अमला भी जो है वो अंदर मौजूद है जो कि तमाम वेरिफिकेशन के अमल को जो है वो मुआवनत जो है वो फराम कर रहा है। अगर मैं इसकी मज़ीद अहवाल बताऊँ कि इस वक्त जो है वो DC किमाड़ी ने जो है वो तमाम तर जिम्मेदारियाँ अंदर संभाली हुई हैं और उनके साथ ADC 1 मजूर जो है ज़हूर अली जो है वो भी यहाँ पे जो है वो मौजूद हैं, जबकि SSP किमाड़ी आरिफ असलम राव भी यहाँ पे जो है वो मौजूद हैं और तमाम जो है वो चीज़ों की निगरानी जो है वो कर रहे हैं। इस वक्त रेंजर्स की भी जो है वो नफरी जो है वो तैनात है और पुलिस की नफरी भी जो है वो यहाँ पे इस वक्त तैनात है जो कि सिक्योर लॉ एंड ऑर्डर को जो है वो संभाले हुए है। इस वक्त जो है वो तकरीबन अगर मैं आपको बताऊं कि 2 बसेस में जो है वो भर के जो गैर कानूनी जो है तौर पे मुकीम अफराद हैं वो यहाँ पे जो है उनको लाया गया है। सुराब गोड, सदर और औरंगी टाउन समेत दीगर इलाकों से जो है वो उनको लाया गया है, जिसकी कुल तादाद बताई जा रही है कि 70 से ज़ायद जो है वो अफराद हैं जिनको अब तक इस होल्डिंग सेंटर में जो है वो मुंतकिल कर दिया गया है, जहाँ पे उनकी वेरिफिकेशन का अमल इस वक्त जो है वो जारी है और इस वक्त जो है वो उनकी वेरिफिकेशन जो है वो जारी है। ख़वातीन जो है वो अभी यहाँ पे नहीं पहुँची हैं, सिर्फ मर्द हज़रात जो है वो यहाँ पे लाए गए हैं और तमाम जो जितने भी गैर कानूनी तौर पे लाए गए अफराद हैं और कुछ अफराद ऐसे भी हैं जो कि जो है वो यहाँ के पाकिस्तान के जो है वो नेशनल होल्डर्स हैं, CNIC होल्डर्स हैं, उनकी वेरिफिकेशन के बाद जो है वो उनको रिलीज़ कर दिया जाएगा। और ये DC किमाड़ी की तरफ से सख्त हिदायत है कि कोई भी ऐसे शख्स को जो है वो ना लाया जाए जिसके पास जो है वो ओरिजिनल पाकिस्तानी होल्डिंग CNIC मौजूद है। तो ये ओवरऑल सूरत हाल है। यहाँ पे जो है वो इंतहाई जो है वो बारीक बीनी से तमाम तर जो है वो चीज़ों को देखा जा रहा है और लुक आफ्टर किया जा रहा है कि जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं उनके जो है वो तमाम दस्तावेज़ात चेक किए जा रहे हैं और जो इलीगल डॉक्यूमेंट्स हैं, जो कोई भी डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड ना कर सके, उनको जो है वो यहाँ से RTA बस जो है वो उनके लिए करवाई जाएगी और उनको फिर यहाँ से मूव करवाया जाएगा कोयटा से चमन बॉर्डर, और जहाँ अफगान जो है वो कौंसलेट के लोग वहाँ पे मौजूद होंगे जो कि बॉर्डर जो है वो उनको क्रॉस करवाएंगे और वो मुल्क जो है वो यहाँ से मुल्क से जो है वो पाकिस्तान जो है वो एक अच्छा, क्योंकि एक मेज़बान है, उसने जो है वो कई सालों से उनको जो है वो पनाह दी हुई थी और अब जो है वो तमाम तर जो है वो उनके तमाम अखराजात समेत उनको जो है वो बॉर्डर क्रॉस करवाएगा और तमाम तारिकीन वतन को जो है वो अपने जो है वो मुल्क में जो है वो भेजेगा। जी बहुत शुक्रिया शाहरुख शाह, तमाम तर तफसीलात से हमें आगाह कर रहे थे। अब तक मजमूई तौर पर 40 से ज़्यादा अफराद को होल्डिंग सेंटर पहुँचाया गया है और हाजी कैंप पे आरसी रिलीफ सेंटर भी कायम किया गया है।
गैर कानूनी तारकीन वतन की वापसी का मामला सोहराबगोट और अतराफ के इलाकों में ऑपरेशन के दौरान 30 से ज्यादा तारकीन वतन को हिरासत में ले लिया गया। तमाम अफराद को कवायफ के अंदराज के बाद 2 बसों में सवार करवा दिया गया है। तफसीलात बताएंगे मेराज अख्तर। पुलिस की जानिब से तारकीन वतन के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ सोहराबगोट पर एसपी सोहराबगोट ऑफिस के बाहर, उस बस में जिस बस में उन तारकीन वतन को बिठाया गया है जिनको होल्डिंग सेंटर पहुँचाया जाएगा। मुख्तलिफ जो इलाके हैं सोहराबगोट के अतराफ में मच्छर कॉलोनी है, गन्ना मंडी का एरिया है, जमाली पुल के अतराफ का एरिया है और अलासिफ स्क्वायर है। यहाँ पर पुलिस ने कार्रवाइयाँ की। कार्रवाई के दौरान अब तक जो है 30 से ज़ायद जो है तारकीन वतन को उन्होंने हिरासत में लिया है। हिरासत में लाने के बाद उनको एसपी जो सोहराबगोट का ऑफिस है वहाँ उनके कवायद जो है वो इकट्ठे किए गए, लिखे गए, उनके शनाख्ती कागजात देखे गए, जिसके बाद उनको अब बाकायदा इस वैन में सवार कर दिया गया है जो कि इनको लेके होल्डिंग सेंटर पहुंचेगी हाजी कैंप पर, जहां मजीद कार्रवाई की जाएगी क्योंकि नादरा का जो अफराद हैं वो भी वहीं बैठे हुए हैं, जो अमला है। इसके अलावा जो दीगर जो इनके कानूनी कागजात को चेक करेंगे, इनको आगे रवाना करेंगे। तमाम अगली कार्रवाई वहीं होगी। इस वक्त यहाँ से बिल्कुल रवानगी के लिए ये एक बस तैयार है और दूसरी बस में मजीद लोगों को सवार किया जा रहा है। ये तमाम लोग कयूम हमारे कैमरामैन आपको अगर दिखा सके तो ये अपने कुछ आईडी कार्ड भी दिखा रहे हैं लोग, अपनी शनाख्ती जो अलामत है वो भी दिखा रहे हैं। लेकिन बहरहाल ये सब चेक किया जाएगा उस होल्डिंग सेंटर में पहुंचने के बाद और वहीं पे ये फैसला किया जाएगा कि आया ये पाकिस्तानी हैं या इनके शनाख्ती कागजात असली हैं या नहीं। बहरहाल ये सब वहाँ पर चेक होगा। इस वक्त सोहराबगोट डिवीजन से जो तारकीन वतन हिरासत में लिए गए थे उनको फौरी तौर पर रवाना किया जा रहा है, जो कि अब से कुछ देर में सफ़र करने के बाद पुलिस की मोबाइलों के साथ होल्डिंग सेंटर पहुंचा दिए जाएंगे। जी, गैर कानूनी मुकीम अफराद के सहूलतकारों को नहीं छोड़ा जाएगा। निगरान वज़ीर दाखिला सिंध हारिस नवाज की सिटी 21 से गुफ्तगू। उनका मजीद कहना था कि अफगान बाशिंदों को खुसूसी सेंटर में ठहराया जा रहा है। चमन बॉर्डर पर अफगान हुकाम के हवाले किया जाएगा और अफगानिस्तान की बहुत मदद की है। अब अफगानियों की हिफाजत करना अफगान हुकूमत की जिम्मेदारी है। में हमने फेज 1 में रखा हुआ है जिनके पास कोई भी शनाख्ती कार्ड नहीं है, कोई भी आइडेंटिफिकेशन नहीं है और बिल्कुल टोटल इलीगल तारकीन वतन नहीं है। तो पहले हम उनको कर रहे हैं और उसके बाद इन लोगों को स्टेज 2 में हम जिनके पास कार्ड बने हैं या उनके पास वीजा एक्सपायर हो गए हैं या जो रेजिडेंस कार्ड से वो एक्सपायर हो गए हैं, फिर उनके ऊपर हम क्रैकडाउन शुरू करेंगे। तो आई थिंक इसको हम कॉन्सेंट्रेट पहले भी बिल्कुल इलीगल है जो अपने यहाँ के लोगों को ठहरे रिश्तेदारों के पास, उनको भी हमने वार्न किया कि अगर आपने इनको ठहराया या इनको अपने पेश ना किया तो आपके खिलाफ भी पाकिस्तान के कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। तो हमने सेंटर हाजी का में बहुत एलेबरेट बना लिया है, सबको वहाँ ला के रखेंगे। जब 1000 लोग हो जाएंगे तो हमने ट्रेन अरेंज की है, स्पेशल ट्रेन, उनके थ्रू इनको हम के थ्रू वहाँ पर अपने मुल्क को भेजेंगे। अब आपको बताएं कि साबिक वज़ीर तवानाई सिंध इम्तियाज शेख ने गैस की कीमत में इजाफे पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। कहते हैं IMF के दबाव पर गैस की कीमत में इजाफे के मंफी असरात होंगे। जनरल इंडस्ट्री और एक्सपोर्ट इंडस्ट्री की गैस महंगी होने से पैदावारी लागत बढ़ जाएगी। तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे अशरफ खान से। देखा जाए हुकूमत की जानिब से तमाम जो है कमर्शियल और इंडस्ट्रियल सार्फिन की गैस की कीमतों में नुमाया इजाफा कर दिया है। इसका मीशत पर क्या इम्पैक्ट होगा जानते हैं। जो सूबा सिंध के जो साबिक वज़ीर तवानाई इम्तियाज शेख हमारे साथ मौजूद हैं। क्या देख रहे हैं सर, गैस की कीमत बढ़ गई है, बिजली की कीमत बढ़ गई, इंडस्ट्री कैसे चलेगी? बहुत शुक्रिया आपका। ये जिस तरह गैस और बिजली की कीमतें बढ़ाई जा रही है ये गवर्नमेंट, उससे तो लगता है कि गरीब आदमी की पहुंच से सब ज़िंदगी की तमाम चीज़ें हाथ से निकल जाएंगी। और जिस तरह महंगाई में इजाफा हुआ है, जिस तरह गैस की कीमतों में अभी इजाफा 200% के करीब इन्होंने कर दिया है, तो मैं समझता हूँ कि एक तो गैस वैसे नहीं है, कम है और मतलब लोड शेडिंग है गैस की, बिजली की तो मतलब हालत ख़राब ही है। तो इस सेक्टर में भी मतलब नहीं गैस, महंगी गैस के बाद और गैस ना होना, तो मैं समझता हूँ कि यहाँ आम आदमी की ज़िंदगी में बहुत बड़ा फ़र्क पड़ेगा। और आम आदमी वैसे ही महंगाई के मारा हुआ है और चीज़ें इतनी महंगी हैं और दिन ब दिन चीज़ों में इजाफा होता जा रहा है। बिजली की कीमत भी रोज़ इजाफा होता है। ये इजाफा 200% इजाफा करना बहुत बड़ी ज़्यादती है। मैं समझता हूँ कि ये लोगों को मतलब यही कहना है कि आप ज़िंदा मत रहो,
ये इस तरह इस हुकूमत ने इस तरह किया है। अब मजबूरियाँ इनको होंगी कहीं से IMF से उसे, लेकिन ये उनसे बात कर सकते हैं, उनसे कह सकते हैं कि अभी लोगों में मज़ीद महंगाई बर्दाश्त करने की या इस प्रेशर को बर्दाश्त करने की दिक्कत नहीं है। और स्कूल की फ़ीस देख लें, रोज़मर्रा की ज़िंदगी की चीज़ों की कीमतें देख लें आप, मतलब कोई ऐसा सेक्टर नहीं है जिसमें महंगाई कई फ़ीसद बढ़ना बढ़ी हो। और इस वक्त लोगों का जीना बहुत दोबर है और मैं समझता हूँ कि ये इजाफ़ा इनको वापस लेना चाहिए ताकि लोग कम से कम गैस जैसे सुबह से शाम तक घरों में अपना रोज़मर्रा का काम होता है वो तो अपना आराम से कर सकें। उसमें भी अगर हज़ारों रुपए के बिल उनके आ गए तो गरीब आदमी कहाँ से पूरा भरेगा। रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक गैस नहीं होती है। अब गरीब आदमी जो सुबह उठ के अगर नाश्ते के लिए उसके लिए जाता है तो गैस नहीं मिलती है। LPG इतनी महंगी है और लोगों को इस्तेमाल करना भी नहीं आता, जिससे धमाके भी होते हैं, ख़तरनाक भी होती है। उसके लिए आप क्या कहेंगे कि इसकी लोड शेडिंग प्लान कैसे सही करें? देखिए, लोड शेडिंग प्लान पहले भी देते थे, लेकिन हम उनको अपनी गवर्नमेंट में इनको पूरा मॉनिटर करते थे, मुसलसल उनसे मीटिंग करते थे और उनको हमने न ज़्यादा कीमतें बढ़ाने दी इसकी और न ही मतलब हमने इनको लोड शेडिंग एक हद से ज़्यादा करने दी। अब तो मतलब इनका कंट्रोल ही किसी का नहीं है। जी, जैसा कि आपने सुना यहाँ पे क्या है कि जो गैस की कीमतों में इजाफा हालिया किया गया उसका शदीद जो है मनफी असरात मईशत पर होंगे, इंडस्ट्री की मुश्किलात मज़ीद बढ़ जाएंगी और साथ ही गरीब आदमी के लिए महंगाई मज़ीद इजाफा हो जाएगा। शहर कायद में बिजली की लोड शेडिंग का सिलसिला थम न सका। कोरंगी नासी जंप में बिजली की बंदी से मकीन परेशान हो गए। तफसीलात बताएंगी सबा परवेज़। बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ कोरंगी नासिर जंप के इलाके में, जहाँ पर शहरी घंटों की बिजली की लोड शेडिंग से जो है वो इंतहाई परेशान आ गए हैं, शदीद अजियत में मुब्तला हैं। बिजली की लोड शेडिंग गर्मी में इस वक्त की जा रही है और मेरे से इस वक्त खातून मौजूद भी हैं। मुझे बताइए कि आंटी कितने घंटे की लोड शेडिंग होती है? 2-3 घंटे की हो जाती है। अभी गई हुई है 1 बजे की, अभी तक तो नहीं आई। तो किस तरह से आप गुजारा करते हैं बिना लाइट में? बच्चे होते हैं घर बैठे हैं, अभी रोड के ऊपर बैठे, रोड पे बैठ के गुजारा करें, बाहर शहर में बैठ के गुजारा करें, क्या करें? कभी पानी की, कभी बत्ती की, कभी गैस की, ये हो रही है। ये कर रही है कि मेरे को ये बताओ, ये हुकूमत कर रही है? ये हुकूमत को थोड़ी बहुत भी शर्म नहीं आ रही? आपका गला भरने के लिए और लोगों को परेशान कर रहे हैं, गरीबों के लिए शर्म नहीं आ रही इनको? अच्छा अंकल, मुझे आप बताइए कि कितने बजे लाइट सुबह जाती है और फिर रात में कब तक आती है, क्या दौरानिया? टाइमिंग का वैसे दौरानिया जो है वो 9 बजे से लेकर जो है 10:30 बजे तक का है, ठीक है ना। मगर इसमें यह है कि सुबह फजर की नमाज के बाद भी लाइट बंद कर दी जाती है और बिला मतलब नोटिस दिए, मतलब SMS जो आते हैं मोबाइल के ऊपर उनके ऊपर बग़ैर नोटिस दिए सुबह 6 बजे बंद कर देंगे तो 1-1.5 घंटे के बाद बग़ैर एलानिया बता रहा हूँ वो देंगे। फिर उसके बाद टाइमिंग वाली तो अलग जाएगी, मतलब एक्स्ट्रा दिन के अंदर जो है वो 2-2 ढाई घंटे की लोड शेडिंग जो है वो एक्स्ट्रा लेते हैं ये लोग। जी बिल्कुल, 70 से 80 हज़ार रुपये बिल आ रहे हैं माहाना, जबकि लाइट जो है वो शहरियों को फराहम नहीं की जा रही। शहरी जो है वो शदीद गर्मी में यहाँ पर बिना लाइट के जो है वो छोटे छोटे बच्चे बाहर गली मोहल्ले में जो है वो घूम रहे हैं। पुरसाने हाल नहीं है कोई, इनका शिकायत करवाने के बावजूद जो है वो कोई सुनने वाला नहीं है। शहरियों का मुतालबा है कि इस बिजली की जो गैर एलानिया लोड शेडिंग है उसे जल्द अज जल्द कम किया जाए। सिटी काउंसिल का इजलास 10 नवंबर को बुलाने पर मुशावरत शुरू हो गई, जिसमें यूसेस को फंड्स की फराहमी, इख्तियारात की मुंतकली समेत दिगर अमूर ज़ेरे बहस आएंगे। इजलास की सदारत मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब करेंगे। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं हमारे नुमाइंदे शुएब मुख्तार से। जी बिल्कुल, सिटी काउंसिल का इजलास 10 नवंबर को बुलाने पर जो है मुशावरत शुरू हो गई है। सिटी काउंसिल का ये इजलास जो है बल्दी औज़मा कराची की मरकजी इमारत में काउंसिल हॉल में होगा। इजलास की सदारत मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब करेंगे, जबकि इस इजलास में यूपीज को फंड की फराहमी समेत इख्तियारात की मुंतकली व दीगर उमूर जो है ज़ेरे बहस आएंगे। ज़राए के मुताबिक इस इजलास में गैर कानूनी हाइड्रेंट के खात्मे के बाद वाटर कॉरपोरेशन की आमदनी बढ़ने से मुतालिक मेयर कराची इजलास को आगाह करेंगे, जबकि जौहर अंडरपास को मासूम फलस्तीनियों के नाम से मंसूब करने की करारदाद भी इस इजलास में पेश की जाएगी। अब तक जो है सिटी काउंसिल का मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब के मेयर बनने के बाद जो है सिर्फ और सिर्फ एक इजलास हुआ है। कवानीन के मुताबिक जो है सिटी काउंसिल को महीने में मुंतखब नुमाइंदे का एक इजलास बुलाना लाजमी है। जी बहुत शुक्रिया शुएब मुख्तार।
असिस्टेंट कमिश्नर सब डिवीज़न नॉर्थ नासिमाबाद इमरान सोलंकी की ज़रिए निगरानी सेक्टर 10 में तजावुज़ा के खिलाफ हैवी मशीनरी के जरिए ऑपरेशन किया जा रहा है। तफसीलात बताएंगे रिजवान अहमद। बिल्कुल, इस वक्त नॉर्थ नाज़िमाबाद टाउन के सेक्टर 10 कलियाना के इलाके से मैं आपको रिपोर्ट कर रहा हूँ। यहाँ पर एक मेगा एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव का जो है वो आगाज़ कर दिया गया है और ये एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव अवामी शिकायत के पेश नज़र की जा रही है। इमरान सोलंकी जो कि असिस्टेंट कमिश्नर हैं सब डिवीज़न नॉर्थ नाज़िमाबाद के, इनकी ज़ेर निगरानी ये ऑपरेशन किया जा रहा है जिसमें TMCs के एंटी इंक्रोचमेंट डिपार्टमेंट जो है वो कार्रवाई अमल में ला रहा है। हमारे साथ मौजूद हैं इमरान सोलंकी, इनसे बात करते हैं। बहुत शुक्रिया सर, फरमाइएगा क्या ये कंप्लेन थी और क्या क्या यहाँ पर हुआ? अस्सलाम वालेकुम। ये प्लॉट पहले भी सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स पे खाली कराया गया था, काफ़ी अर्सा ये खाली था, इस पर फिर दोबारा इंक्रोचमेंट शुरू हो गई, शॉपकीपर्स वगैरह आ गए और फिर ट्रैफिक हो रहा था, लोगों की कंप्लेंट्स आई, पीछे मस्जिद वालों ने भी कंप्लेंट की, उनकी डिस्टर्बेंस हो रही थी। उसके बाद टाउन कमेटी वालों ने नोटिस वगैरह दिए थे कि ये खाली करें। कुछ लोग खाली करके चले गए, कुछ लोगों का इरादा नहीं था, शायद परमानेंट शॉप्स बनाने का इरादा था। उस पर फिर हमने एक्शन लिया है, वो सारा रिमूव किया है, जिस पे इलाके के लोग भी काफ़ी खुश हैं, मस्जिद वाले भी खुश हैं कि इसको। अच्छा, आप ये नहीं समझते इससे कबल भी यहाँ पर ऑपरेशन हुआ था, एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव चली थी बड़े पैमाने पे, फिर दोबारा तजावुज़ात कायम हो गई। जिस मकसद के लिए ये प्लॉट है उस पर्पज़ के लिए इसको यूज़ कर लिया जाए तो इसका दायमी ख़ात्मा हो सकता है? जी बिल्कुल, आपकी बात सही है। ये एक बार हम ऑपरेशन करते हैं, किसी जगह से हटाते हैं, कुछ अर्से बाद ये जो माफिया लोग हैं ये दोबारा आ जाते हैं। इसके लिए हमें कंटिन्यू एफर्ट्स करने पड़ेंगे। इसमें हमें आवाम की भी सपोर्ट चाहिए होगी कि वो भी हमारी सपोर्ट करे और सारे इदारे मिलकर इंशाल्लाह इस पर पूरा काबू करेंगे और इसको खत्म करेंगे। अच्छा, ये भी बताइएगा कि इसके साथ साथ जो है सेंट्रल आइलैंड पे भी हमको कार्रवाई दिखाई दी है, मज़ीद क्या इंक्रोचमेंट के अगेंस्ट जो है वो कार्रवाई अमल में लाई गई? जहाँ पे भी लोगों को तकलीफ़ हो रही है, लोगों के लिए अजियत बन रही है इंक्रोचमेंट, तो सबसे पहले हम वहाँ पे एक्शन ले रहे हैं कि इमीडिएट एक्शन ले रहे हैं। उसके अलावा जहाँ पे भी इंक्रोचमेंट होगी हम उसको लीगली जो भी तरीका है नोटिस इशू करेंगे, उसके बाद रिमूव करेंगे। अगर फिर भी नहीं होते तो हम उन पर FIRs भी लॉन्च कराएंगे और उनके खिलाफ केसेस भी। किसी किस्म की कोई मज़ाहमत, कोई गिरफ्तारी वगैरह आज हुई है क्या? नहीं, ये लोग हमारे आने से पहले ही चले गए थे। जब हम चले जाते हैं फिर ये लोग आ जाते हैं, लेकिन अभी किसी किस्म की मुज़ाहमत यहाँ नहीं हुई। लोग भी काफ़ी खड़े हैं, उन्होंने भी अप्रिशिएट किया है, लोग कोऑपरेट भी कर रहे हैं और अप्रिशिएट भी कर रहे हैं कि इस तरह का काम होना चाहिए, जिसकी वजह से ये एक अजियत बना हुआ था पड़ोस के लोगों के लिए। मॉनिटरिंग कोई मुतारिफ कराएंगे आप इस सिलसिले में कि दोबारा यहाँ पे इंक्रोचमेंट ना हो? इसमें टाउन कमेटी है हमारी, उनके DD इंक्रोचमेंट वगैरह स्टाफ को हमने ये बाउंड कर दिया है कि वो यहाँ पे विजिट्स करते रहेंगे। अगर किसी भी किस्म की इंक्रोचमेंट होती है तो इमीडिएटली उसको रिमूव करेंगे, नहीं रिमूव करते तो हमारे ऑफिसेज़ हैं, हमारे कंप्लेन नंबर्स हैं, हमसे रब्ता कर लें, हम आ जाएंगे और इमीडिएट एक्शन लिया जाएगा। बिल्कुल, इमरान सोलंकी कह रहे थे कि तजावुज़ात जो है उनका सफाया किया जा रहा है और इस सिलसिले में इसको मुस्तकिल बुनियादों पर चेक एंड बैलेंस रखने के लिए आवाम से भी जो है उनका ये मुतालबा सामने आया है कि वो फौरी तौर पर इत्तला दें। दोबारा अगर तजावुज़ात कायम होती हैं, इंतज़ामिया फिर हरकत में आएगी। जी, आपको बताएं कि कराची के चिड़ियाघर में मौजूद हथनी की ट्रेनिंग का अमल शुरू हो गया है। मज़ीद तफसीलात जानेंगे हमारे नुमाइंदे जुनेद जावेद से। जी, कराची चिड़ियाघर में मौजूद हथनी मधुबाला की ट्रेनिंग जो है वो शुरू कर दी गई है। 4 पास की टीम की जानिब से 2 रुकन जो है वो यहाँ कराची चिड़ियाघर जो है वो पहुँचे थे। उन्होंने अब जो है हतमी तौर पर इसकी ट्रेनिंग का अमल शुरू कर दिया गया है। मेरे कैमरामैन आपको दिखाएंगे कि हथनी इस वक्त भी यहाँ पर मौजूद है, खेलती हुई दिखाई दे रही है, जबकि इसके पिंजरे के अंदर जो है एक कंटेनर रखा गया है जिससे अब वो वाकिफ़ हो चुकी है कि वो पिंजरा जो है इसी के पिंजरे की हुदूद का है और वक्तन फ़वक्तन जो है वो इस कंटेनर के अंदर जाती भी है और बाहर भी आती है। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है डॉक्टर आमिर। डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि कब शिफ्टिंग करेंगे और मुहावत जो आए हैं वो किस तरीके से ट्रेनिंग करा रहे हैं? आप लोग भी करवा रहे थे इससे कबल? बिल्कुल, जिस तरह से आपने खुद बताया कि वहाँ के 2 ट्रेनर आए हुए हैं 4 पास की तरफ से, जो उनके एनिमल कीपर हैं, वो हमारे मुहावतों को ट्रेनिंग दे रहे हैं। और ये बतदरीज एक अमल है जो कि स्टेप बाय स्टेप चल रहा है। पहले स्टेप में वो आए, प्लानिंग हुई, फिर ट्रेनिंग का अमल शुरू हुआ और ट्रेनिंग का अमल भी शुरू हो चुका है, बेशतर हिस्सा ट्रेनिंग का हो चुका है और ये अपना कंटेनर में इसने आना जाना भी सीख लिया है और ये करीब 10 दिन और चलेगा। उसके बाद मज़ीद फैसला वो करेंगे प्लान करके कि इसको कब शिफ्ट करना है। तो तकरीबन 6 माह हो चुके हैं हथनी मधुबाला को इस वक्त अकेले, नूरजहां को बिछड़े हुए भी ये तकरीबन 6 माह हो चुके हैं। तो इस हवाले से आपको नहीं लगता बहुत अकेलापन है? ये बहुत अकेलापन तो नहीं, हर चीज़ प्लानिंग मांगती है। प्लानिंग बहुत बड़ा जानवर है,
जाइंट स्पीशी है, तो इसके लिए प्लानिंग भी उसी तरह जाइंट प्लानिंग करनी पड़ती है जो कि वक्त लेती है, और तमाम चीज़ें वक्त के हिसाब से, टाइम टेबल के हिसाब से सही चल रही हैं। जी बिल्कुल, रोज़ाना के बुनियाद पर फोरपास की टीम से न सिर्फ इंतज़ामिया राब्ते में है बल्कि उनसे हिदायत भी ले रही है। इसी माह के एंड का बताया जा रहा है कि माह नवंबर के आखिर में जो है वो हतमी तौर पर अब इस मतुबाला की जो शिफ्टिंग है उसको मुमकिन बनाया जा सकेगा। ताहम इस वक्त मुहावतों को भी जो है वो ट्रेन किया जा रहा है कि इस हथनी को किस तरीके से जो है यहाँ से सफारी पार्क शिफ्ट करना है, जहाँ पर 2 हथनियाँ पहले ही मौजूद हैं, और जब ये जहाँ से वहाँ शिफ्ट हो जाएगी तो सफारी पार्क में हथनियों की तादाद 3 हो जाएगी। जी नाज़रीन, सरकारी निर्ख नज़रअंदाज हो सेल मार्केट में चीनी सरकारी कीमत से 4 रुपये फ़ी किलो महंगी फ़रोख्त होने लगी है। सरकारी निर्ख नज़रअंदाज किए गए हैं और होल सेल की अगर बात करें तो होलसेल मार्केट में चीनी इस वक्त सरकारी कीमत से 4 रुपये फ़ी किलो महंगी फ़रोख्त होने लगी है। होलसेल बाजार में चीनी 3 रुपये किलो सस्ती हो गई। चीनी 130 रुपये किलो से कम होकर 127 रुपये किलो पर आ गई। चीनी की 50 किलो की बोरी 6350 में दस्तयाब है। अपडेट करते चलें आपको कि सरकारी नर्ख नज़रअंदाज होलसेल मार्केट में चीनी सरकारी कीमत से 4 रुपये फ़ी किलो महंगी फ़रोख्त होने लगी है। सरकारी नर्ख नज़रअंदाज हो गए हैं और होलसेल मार्केट में चीनी सरकारी कीमत से 4 रुपये फ़ी किलो महंगी फ़रोख्त होने लगी है। काबिश मेमन हमारे साथ मौजूद है, उनसे मज़ीद तफसीलात हासिल करेंगे। काबिश, बताइएगा। बिल्कुल, देखिए होलसेल बाजार में चीनी 130 रुपए से कम होकर 127 रुपए पर आ गई है। अलबत्ता अगर बात की जाए सरकारी कीमत की तो पहली मरतबा कमिश्नर कराची ने चीनी के सरकारी कीमत मुकर्रर की, जो होलसेल मार्केट में 123 रुपए, रिटेल में 130 रुपए कीमत मुकर्रर की गई। लेकिन इस वक्त होलसेल बाजार में सरकारी कीमत से 4 रुपए महंगी चीनी फरोख्त हो रही है। सवाल हम देखने के यहाँ पर इंतजामिया की जिम्मेदारी बनती है कि जो सरकारी कीमत है उस पर अमल दरामद करवाया जाए। इससे कबल हमने देखा कि जब भी चीनी की होलसेल की सतह पर रेट कम होते थे तो रिटेल में रेट नीचे आने में काफी वक्त दरकार होता था। इसी हवाले से बहुत शुक्रिया काबिश मेमन। इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपये 3 पैसे महंगा हो गया। इंटरबैंक में डॉलर 282 रुपये से भी तजावुज कर गया है। तफसीलात जानेंगे, अशरफ खान हमारे साथ मौजूद हैं। अशरफ, बताइएगा इस हवाले से। जी, देखा जाए जनाबी बिल और बैरूनी कर्ज की अदायगी पर प्रेशर देखा जा रहा है। कारोबार का इंतजाम में 1 रुपये 3 पैसे महंगा हुआ है और 282 रुपये 50 पैसे पहुँच गया है। कारोबारी रोज में अब तक इंतजाम में 350 पैसे महंगा हो चुका है। ठीक है, बहुत शुक्रिया अशरफ खान आपका। सिंध हाई कोर्ट का 20 साला तानिया की बाजियाबी से मुतालिक पुलिस की कारकर्दगी पर इजहार बरहमी। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे हमारे नुमाइंदे नुमान गुल से। बिल्कुल, सिंध हाई कोर्ट में 20 साला लापता लड़की तानिया के हवाले से बाजियाबी से मुताल्लिक जो है समाअत हुई है, जिसमें माह गुजर जाने के बावजूद पुलिस की जानिब से लड़की का सुराग ना लगाने पर जो है अदालत ने तफ्तीशी अफसर पर इज़हार बरहमी किया है। अदालत ने ये रिकॉर्ड भी जो है वो तलब कर लिया है आइंदा समाअत पर, जबकि अदालत ने जो है वो रिमार्क्स दिए कि कहाँ कहाँ तलाश किया गया लड़की को। तफ्तीशी अफसर अदालत के सामने रिकॉर्ड पेश ना कर सके, जिस पर अदालत ने इज़हार बरहमी किया है। अदालत ने SSP को जो है वो रोस्टर पर बुलाया और उसके बाद उनसे दरियाफ़्त किया कि लड़की के हवाले से क्या तफसीलात हैं। 2 हफ्ते गुजर जाने के बावजूद लड़की को सुराग नहीं लगाया गया है, जिसके बाद अदालत ने जो है वो तमाम की तमाम जो समाअत है उसे 29 नवंबर तक जो है वो मुलतवी कर दिया, जबकि SSP और दीगर से जो है वो रिपोर्ट भी मामले की तलब कर ली है। जी, नाज़रीन, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज जुनूबी कराची की अदालत में एंकर मुरीद अब्बास कत्ल केस की अहम समाअत हुई है। तफसीलात बताएंगे जवाद आसिफ। बिल्कुल, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज जुनूबी की अदालत में एंकर मुरीद अब्बास कत्ल केस की समाअत हुई है। वाक़े की अहम CCTV फुटेज ज़ाया होने का मामला है। फॉरेंसिक लेबॉर्ट्री भेजी गई USB वापस अदालत को मौसूल हो गई है। रिपोर्ट में बताया गया कि USB करप्ट हो चुकी है और अब चलने के काबिल नहीं रही, जिसके बाद मुद्दई मुकदमा ने USB में मौजूद डेटा वापस हासिल करने के लिए दरख्वास्त दायर कर दी है, जिसके बाद अदालत ने डिस्ट्रिक्ट जुनूबी की IT टीम को ये हिदायत जारी की है कि वो वीडियो को चलने के काबिल बनाएं, जबकि अदालत ने मुद्दई मुकदमा से भी कहा है कि वो भी चाहें तो अपना IT एक्सपर्ट साथ ला सकते हैं। अब जो कार्रवाई है वो ओपन कोर्ट में तमाम फरीकैन के सामने होगी। याद रहे, ये दरख्वास्त मुद्दई मुकदमा की वकील जिब्रान नासिर की जानिब से ये दरख्वास्त दायर की गई है। जी, फर्स्ट फ्यूचर स्टार अंडर 13 कलर लीग क्रिकेट टूर्नामेंट में YFC ऑरेंज और येलो के दरमियान मैच जारी है। तफसीलात बताएंगे मोहम्मद हमाद। नाज़माबाद यंग फाइटर ग्राउंड में फर्स्ट फ्यूचर स्टार
जो है कलर लीग क्रिकेट टूर्नामेंट जो है जारी है, जिसका 8वां मैच जो है YCA ऑरेंज और जो है येलो के दरमियान खेला जा रहा है। YCA ऑरेंज जो है पहले बैटिंग कर रही है और YCA ऑरेंज के जो बल्लेबाज हैं रमीज़ भट्ट, इन्होंने जो है 50 स्कोर किए हैं। बड़े ज़बरदस्त ये बैट्समैन हैं, फ्यूचर स्टार भी हैं, हम इनसे बात कर लेते हैं। रमीज़ भट्ट, कैसा देख रहे हो आज अपने 50 स्कोर किए, चौथा मैच है आपका, तो 2 50 आप कर चुके हो। किसको देख के बैटिंग शुरू की, कौन आपका आइडियल था, किस बैट्समैन को पसंद करते हो, पाकिस्तान के किसी बैट्समैन को पसंद करते हो या किसी गैर मुल्की बैट्समैन को पसंद देख के क्रिकेट किसको देख के स्टार्ट की? मैंने शाहिद अफरीदी को क्रिकेट देख के स्टार्ट की है और मेरे आइडियली भी वही ही है और उनकी तरह मैं हिट करता हूँ, कभी कभी आके रोक लेता हूँ और ज़्यादातर हिट करता हूँ मैं। मुझे ये बताओ कि आप क्या कहते हैं, ज़बरदस्त आपने देखी आपकी बैटिंग, बड़ा अच्छा आप छक्के चौके मार रहे थे, तो जो है क्या कहते हैं आगे का क्या प्लान है, आगे किसको क्या कहाँ तक खेलना चाहते हो? अपने कोच के बारे में बताओ जिन्होंने आपको ये मौका दिया। आगे इंशाल्लाह पूरा खेलेंगे हम, मतलब कि पाकिस्तानी टीम में जाएंगे और हमारे कोच सरअज़मी है, उन्होंने हमको मौका दिया इतना बड़ा इधर खेलने, मैचेस खेलने के, टूर्नामेंट खेलने के लिए। देखिए हमारे साथ मौजूद है रमीज़ भट्ट, जिसने बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दिखाई है आज के इस मैच में। चौथा इनका ये मैच है, 2 जो ये 50 कर सके इन 4 मैचों में, और इनका ये कहना है कि शाहिद आफरीदी को इन्होंने जो है देख के क्रिकेट देखना स्टार्ट की और जो ये उनकी तरह बनना चाहते हैं और जो है इन्होंने इतना बड़ा नाम बनाया आफरीदी, उनकी तरह अपना नाम भी बनाना चाहते हैं। जी, PNS कारसाज में चौथे नॉटिकल स्पोर्ट्स के मुकाबलों का आगाज़ हो गया है। तफसीलात बताएंगे जावेद इकबाल। जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ नेवी के कारसाज स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में, जहाँ पर ज़बरदस्त किस्म के मुकाबलों का बाज़ाब्ता आगाज़ हो चुका है और मुख्तलिफ़ मुल्कों के कैडेट्स मौजूद हैं जो यहाँ पर नॉटिकल इंटरनेशनल कंपटीशन, जिसमें स्विमिंग, लाइफ सेविंग और सेलिंग के मुकाबले मुनक़िद होंगे, उसके लिए आप यहाँ पे मैं मौजूद हूँ और हमारे साथ मौजूद हैं पहले तुर्की के एथलीट। हाउ इज़ गोइंग योर ट्रिप एंड हाउ इज़ गोइंग परफॉर्मेंस? First of all, I'm from Turkey. I have a good trip and I am very enjoyable in Pakistan. First time in Pakistan, I've been there. Pakistan people very hospitable. I am very thankful about that. Best luck in the every support. Okay. How is your going performance in event? Firstly, Pakistan and Turkey has between long distance but close friendship. All Pakistan people very hospitable, and it's a big honor to be here. We are all represent our countries. Each games was very good, and it will continue. Thank you. Mr. China, how is going your trip? Yes, as far as we know, China and Pakistan had a long and famous friendship, and it's my first time to Pakistan, and everything is very good, and I will enjoying the competition. Thank you. आप ओमान से हैं, how is going competition and performance? First of all, we were welcomed with a great hospitality, and Pakistan is a very great place. I saw it from another perspective. I wasn't expecting Pakistan to be like this, and the competition is very great. I wish we get the first rank. बेस्ट ऑफ लक। सुना आपने, सारे कैडेट्स जो भी आए हैं पाकिस्तान से या बाहर से आए हैं, वो सब बड़े खुश हैं। उनका कहना है कि हमने इस इवेंट के लिए बड़ी तैयारी की और ये सिर्फ इवेंट नहीं है, ये मुल्कों के दरमियान, कैडेट्स के दरमियान एक दोस्ती का भी ज़रिया है कि यहाँ मिल बैठते हैं, यहाँ पे इनकी दोस्तियाँ होती हैं और खेल भी है, तफरीह भी है। जी।